नमस्कार साथियों। आज मैं डॉक्टर राकेश रंजन, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग बीएस कॉलेज दानापुर से आप लोगों के लिए बीए हिंदी का जो पाठ्यक्रम है प्रथम वर्ष द्वितीय पत्र में आप चंद्रगुप्त नाटक पढ़ते हैं, उससे संबंधित मैं ये पाठ्यचर्या लेकर आपके साथ हूँ। आज हम पढ़ेंगे नाटक विधा के बारे में। आप जानते होंगे कि कई विधाएं हैं हिंदी साहित्य में जिनका हम अध्ययन करते हैं। गद्य की कई विधाओं में से एक विधा है नाटक। तो चंद्रगुप्त नाटक पढ़ने से पहले हम नाटक पे बात करेंगे कि नाटक क्या है और नाटक के जो तत्व हैं वो क्या हैं। आप देखेंगे कि साहित्य को संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य की भी संज्ञा दी गई है। काव्य के दो भेद किए गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। आप समझ सकते हैं कि श्रव्य काव्य उस साहित्य को कहते हैं जिसका आनंद सुनकर या पढ़कर लिया जाता है। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध ऐसी ही साहित्यिक विधाएं हैं। काव्य के जिस रूप का आनंद देख कर लिया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक की गणना दृश्य काव्य के अंतर्गत होती है क्योंकि उसका आनंद देख कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि नाटक अन्य जो विधाएं हैं उनसे किस तरह अलग है। नाटक को हम साक्षात चित्रित होता हुआ देख सकते हैं। नाटक का लेखन रंगमंच पर प्रस्तुति के लिए किया जाता है। मतलब रंगमंच उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है। रंगमंच वह स्थल है जिस पर नाटक खेला जाता है। नाटक का मंचन अभिनेताओं द्वारा होता है जो नाटक की कथा को उसी रूप में मंच पर प्रस्तुत कर देते हैं। इसी प्रस्तुति को रंगशाला या थिएटर में बैठकर दर्शक देखते हैं। अभिनेता नाटक के कार्य व्यापार को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करता है। नाटक की यही रंगमंचीय प्रस्तुति दर्शक को आनंदित करती है। अब हम देखते हैं कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। कहानी और उपन्यास की तरह नाटक में भी एक कथा होती है। इस कथा को नाटककार विभिन्न दृश्यों और अंकों में विभाजित करता है। जिस नाटक में सिर्फ एक अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं और जिस नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं उसे नाटक कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि कथा की दृष्टि से एकांकी और नाटक में वही भेद है जो कहानी और उपन्यास में होता है। नाटक के एक अंक में कई दृश्य हो सकते हैं। हर दृश्य परिवर्तन के साथ नाटक की कथा में स्थान, समय या कार्य की दृष्टि से परिवर्तन होता है। नाटक और एकांकी के बाद हम लोग नाटक और उसके जो पात्र हैं उस पर बात करेंगे। नाटक रंगमंच के लिए लिखा जाता है तो रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए पात्रों की ज़रूरत होगी। तो नाटक में कुछ पात्र होते हैं, उनके जीवन की घटनाएं हमारे सामने घटित होती हैं। ये घटनाएं विशेष देश काल में घटित होती हैं। पात्रों की पारस्परिक बातचीत, संवाद और क्रियाओं से कथा का विस्तार होता है। इस प्रकार नाटक के भी वही तत्व होते हैं जो कहानी और उपन्यास के होते हैं। सिर्फ एक तत्व रंगमंच का और जुड़ जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि नाटक के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है वह रंगमंच है।
नाटक एक दृश्य विधा। नाटक को दृश्य विधा इसलिए कहा गया कि दर्शक विशेषतः उसे आँख और कान दोनों इंद्रियों से ग्रहण करता है। उसे सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। आज जब साहित्य की काव्य के अतिरिक्त अन्य अनेक विधाएं सामने आ गई हैं और वह मुद्रित होकर सुगमता प्राप्त होने के कारण सुनने की बजाय पढ़ने की अधिक वस्तु हो गया है, तब इसे श्रव्य काव्य कहना बहुत तर्कसंगत नहीं रहा। इसी तरह आज नाटक को दृश्य काव्य की बजाय दृश्य विधा कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि आज नाटक को गद्य साहित्य का प्रमुख भेद माना जाता है। यद्यपि पद्य नाटक और गीति नाटक भी नाटक के प्रकार हैं, किंतु अब मुख्य रूप से नाटक गद्य की ही एक विधा मानी जाती है। तो नाटक के बारे में आप जान सकते हैं कि अब वह एक दृश्य विधा गद्य का एक रूप माना जाता है। अब हम देखेंगे कि नाटक की जो रचना प्रक्रिया है वह क्या है। दृश्य माध्यम होने के कारण नाटक की रचना प्रक्रिया की अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं। रंगमंचीयता अथवा प्रस्तुति पक्ष नाट्य रचना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता की जांच रंगमंच पर होती है। यानी रंगमंच पर जो प्रस्तुति है वही किसी भी बेहतर नाटक की कसौटी है। जो रचना अभिनय नहीं, यानी जिसे रंगमंच पर प्रस्तुत न किया जा सकता हो, वह नाटक नहीं कही जा सकती, भले ही वह संवादों के माध्यम से क्यों न प्रस्तुत की गई हो। इस दृष्टि से नाटक और रंगमंच में घनिष्ठ संबंध होता है। यह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि रंगमंचीय परिस्थितियों का बदलाव नाटक को प्रभावित करता है और नाट्य लेखन की प्रवृत्तियों का बदलाव रंगमंच को बदल देता है। रंगमंच युग विशेष की जनरुचि और तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर आधारित रहता है। अब हम देखेंगे कि रचना के जो तत्व, नाटक के तत्व कौन कौन से हैं। भारतीय आचार्यों ने नाटक के 3 अनिवार्य तत्व माने हैं: वस्तु, नेता और रस। वस्तु का अर्थ है कथा वस्तु, यानी कंटेंट, जो बात कही गई है, कथ्य भी कह सकते हैं। नेता यानी पात्र, यानी जो अभिनय करता है रंगमंच पर वह। और रस यानी रचना से उत्पन्न होने वाले प्रभाव या उसकी अनुभूति, आनंद, अर्थात रचनाकार द्वारा अनुभूत सत्य की दर्शक अथवा पाठक को प्रतीति अथवा अनुभूति। भारतीय आचार्यों के अलावा पाश्चात्य आचार्यों ने भी नाटक के तत्व बतलाए हैं। वो 6 हैं: कथा वस्तु, पात्र, देशकाल, संवाद, शैली और उद्देश्य। इसके अलावा वहाँ संकलन त्रय यानी नाटक में स्थान, समय और काल की एकता पर भी जोर दिया गया है। तो आपने देखा कि भारतीय आचार्यों ने नाटक के कितने तत्व बतलाए और पाश्चात्य आचार्यों ने कितने बतलाए। अब हम देखें कि भारतीय एवं पाश्चात्य नाटक में क्या अंतर है। पश्चिम में सुखांत और दुखांत 2 तरह के नाटकों का प्रचलन रहा है, जो क्रमशः कामदी यानी कॉमेडी और त्रासदी यानी ट्रेजेडी कहलाते हैं। संस्कृत नाटक में त्रासदी को सैद्धांतिक स्तर का स्वीकार नहीं किया गया था। नायक का पतन अथवा उसकी मृत्यु दिखाना भारतीय नाट्य दृष्टि के अनुकूल न था, जबकि पश्चिम में त्रासदी को कामदी के श्रेष्ठ और बृहत्तर रचना स्वीकार किया गया। कामदी से श्रेष्ठ और बृहत्तर रचना स्वीकार किया गया और उसके माध्यम से मानवीय पात्रों के परिष्कार की कल्पना की गई। हमारे यहाँ जो भारतीय काव्यशास्त्र है उसमें जो नाटक की जो परिकल्पना है उसमें जो दुखांत जो नाटक हैं उनकी रचना को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, या फिर
जिस नाटक में नायक का पतन हो अथवा उसकी मृत्यु हो, यह भारतीय जो नाट्य परंपरा है या फिर नाट्य दृष्टि है उसके अनुकूल नहीं है। जबकि पश्चिम में आप देखेंगे कि त्रासदी को श्रेष्ठ माना जाता है, कॉमेडी से श्रेष्ठ माना जाता है पाश्चात्य नाटक में। अब हम देखेंगे कि हिंदी नाटक की क्या विशेषताएं या फिर क्या क्या सिद्धांत हिंदी नाटक ने स्वीकार किए। हिंदी नाटककारों ने न तो भारतीय नाट्य सिद्धांतों को पूर्णतया स्वीकार किया है और न ही पश्चिमी नाट्य सिद्धांतों का अंधानुकरण ही किया है। दोनों ही दृष्टियों को हिंदी नाटक ने अपनाया है। उन्होंने स्थिति और प्रसंग के अनुकूल अपने नाटकों की रचना की है। इस तरह नाटकों के तत्वों के भीतर दोनों नाट्य स्थितियों का, नाट्य दृष्टियों का समावेश हुआ है। साथ ही परंपरा से छूट लेकर नवीन प्रयोग भी किए गए हैं। तो आप समझ सकते कि हिंदी नाटक में पाश्चात्य और जो भारतीय शैली है दोनों को मिला करके हिंदी नाटकों की जो कथा भूमि है या फिर पृष्ठभूमि है तैयार की गई है। इस वीडियो को सुनने के बाद, इस पाठ्यचर्या को सुनने के बाद आपके लिए अभ्यास कार्य भी है। उम्मीद की जाती है कि आप इस अभ्यास कार्य को करें। पहला है, नाटक विधा पर एक टिप्पणी लिखें। दूसरा, नाटक की भारतीय और पाश्चात्य शैली के बारे में बताएं। तीसरा है, नाटक के विभिन्न तत्वों के बारे में बताइए। चौथा, अन्य विधाओं से नाटक विधा किस प्रकार अलग है। पांचवा, नाटक के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या माना गया है। आप इसे तैयार करें और पठन पाठन से जुड़े रहें। कोरोना काल चल रहा है, सामाजिक दूरी का, व्यक्तिगत दूरी का अनुपालन करें। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।